हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एडवांस लर्निंग में। मैं 2 दिन से फिर वीडियो लेकर नहीं आया। मैंने इसके पहले वीडियो बनाया तो बताया था थोड़ा तबीयत सही है, टाइफाइड हो गया है, जिसकी वजह से दिक्कत हो रही है, वीडियो कंटिन्यू बनाने में दिक्कत हो रही है, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे हो सके, जिस भी तरह से हो सके आप लोगों के लिए वीडियो बना सकूँ, जिससे आप लोगों को कहीं प्रॉब्लम्स ना हो। इसके अलावा 2-3 चीज़ें बतानी थी। बहुत से लोग मुझसे मैसेज कर रहे हैं, सर एग्ज़ाम कब तक होगा, एग्ज़ाम कब तक होगा। तो एग्ज़ाम को लेकर के हम कुछ अब कह नहीं सकते, क्योंकि जैसे कंडीशंस हैं ऐसे कंडीशंस में जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके हिसाब से जुलाई तक ये लॉकडाउन होने के चांसेस हैं। तो कह नहीं सकते कि क्या होगा क्या नहीं होगा। सेकंड थिंग कि इसी बीच जो लॉकडाउन चल रहा है इसी में मैंने टेस्ट सीरीज भी शुरू किया, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज शुरू किया है। यदि किसी को टेस्ट सीरीज देना है जिसमें नॉन टेक का टेस्ट सीरीज है, जिसमें नॉन टेक के क्वेश्चंस आ रहे हैं, नॉन टेक में जीएस है, रीजनिंग है, एप्टीट्यूड है, फिर आपका कंप्यूटर है, हिंदी है, इन सारे क्वेश्चंस का समागम है उसमें। यदि कोई देना चाहता है तो वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकता है। ऑलरेडी व्हाट्सएप नंबर मैंने दे दिया है। आपके जब थंबनेल देखेंगे तो उस पर व्हाट्सएप नंबर आपको मिल जाएगा। उससे पहले एक चीज़ बता दो कि इस टेस्ट सीरीज की कास्ट 50 रुपीज़ है। 50 रुपये पेड करने के बाद आपको 15 टेस्ट मिलेंगे। अब कुछ लोग कहेंगे सर पैसे के लिए कर रहे हैं, तो पैसे के लिए नहीं कर रहे हैं। यदि पैसे जो 50 रुपीज़ जमा करके यदि टेस्ट दे रहे हैं तो कम से कम वो सीरियस होकर के वो टेस्ट देंगे, इसलिए वो 50 रुपीज़ कास्ट रखा गया। अदर कोई रीज़न नहीं है पैसा रखने का, ठीक है। आज भी लेकर के आया हूँ मैं यूपी का ये पार्ट है। यूपी के क्वेश्चन आज लेकर के फिर आया हूँ। जो यूपी के एग्ज़ाम देने वाले, यूपी से संबंधित जो भी एग्ज़ाम देने वाले हैं, चाहे आपका यूपी से जेई का देने वाले हों, चाहे लेखपाल का देने वाले, चाहे जितने भी, चाहे अभी आने वाले यूपीएसआई के एग्ज़ाम देंगे या जो भी एग्ज़ाम्स देंगे, हर एक एग्ज़ाम के लिए, चाहे एसएससी के एग्ज़ाम क्यों ना देने वाले हों, उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक इसके पहले के 5-6 लेक्चर नहीं देखे हैं वो जाकर के, मैं डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे दूंगा, उन वीडियो को जरूर देखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें डिस्कस किए गए हैं। कुछ लोग कह रहे हैं सर कि वीडियो लंबे ज़्यादा क्वेश्चन लेकर आइए। मैं एक क्वेश्चन में ढेर सारे क्वेश्चन को डिस्कस कर लेता हूँ। आपको पता होगा यदि 10-12 क्वेश्चन भी आते हैं तो 12 क्वेश्चन में कम से कम आपके 25 से 30 क्वेश्चन आपके डिस्कस हो जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आप क्वेश्चंस काउंट मत कीजिए, उसके अंदर जितने भी क्वेश्चंस बन रहे हैं उसे काउंट कीजिए और उसको अच्छे से क्लियर कीजिए कि उससे रिलेटेड यदि कोई क्वेश्चन आता है तो फिर आपका गलत ना हो, ठीक है। तो बिना लेट करते हम शुरू करेंगे। आज सबसे पहला क्वेश्चन आज का है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आया है। क्वेश्चन है, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकाले गए, कहाँ से निकाले गए? सिंपल सा बात है, यदि निकाले गए होंगे तो कहीं उत्खनन हुआ होगा, और उत्खनन हुआ होगा वहीं निकला होगा। उत्खनन कहाँ हुआ? किसी पुरातात्विक स्थल पे हुआ होगा। तो चूंकि ये उत्खनन हुआ था 1982 से 87 के मध्य उत्खनन हुआ, ये हुआ दमदमा में। दमदमा की यदि हम बात करें तो दमदमा प्रतापगढ़, याद रखिएगा, प्रतापगढ़ के बारे में आप लोग जानते भी होंगे। प्रतापगढ़ यूपी का एक जिला है, ठीक है। प्रतापगढ़ क्या है? यूपी का एक जिला है, जहाँ का एक जगह है दमदमा, जहाँ खुदाई हुई 1982 से 1987 के मध्य। वहाँ पर आपके कब्रगाह मिले। जो कब्रगाह मिले, नंबर ऑफ कब्रगाह की संख्या आपकी 41 थी। 41 कब्रगाह मिले, जिनमें से 35 कब्रगाह ऐसे मिले जिसमें एकल शवाधान था। एकल का मतलब जहाँ पर एक शव को दफनाया गया था, ठीक है। उसके बाद आपके 5 ऐसे मिले जहाँ पे दो शवादाह था, मतलब कि 2 लोगों को वहाँ दफनाया गया था। और एक ऐसा, उसके बाद 35-5 कितना हो गया? 30, और बचा एक ऐसा मिला जहाँ पे 3 मानव कंकाल मिले। समझ में आ रहा है कि मतलब टोटल वहाँ पर 41 शवाधान मिले, जिसमें से 35 ऐसे तो एकल थे, 2 वाले आपके 5 थे और 1 वाले 1 था, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन ये कई बार आया हुआ है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको पढ़िए, इसको ध्यान से समझिए और एक एक चीज़ कॉपी पर मेंशन करते चलिए। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विक्रमशिला बिहार का संस्थापक कौन था? विक्रमशिला बिहार, याद रखिएगा, विक्रमशिला बिहार, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का नाम भी सुना होगा आप लोगों ने, ठीक है। तो विक्रमशिला बिहार की स्थापना किसने किया था? क्योंकि विक्रमशिला बिहार जो है इसका संबंध बौद्ध धर्म से है। याद रखिएगा, किस धर्म से है? बौद्ध धर्म से है। ये इंपॉर्टेंट है, जान लीजिएगा। विक्रमशिला बिहार का संबंध किससे है? बौद्ध धर्म से। इसकी स्थापना किया था धर्मपाल ने। किसने किया था? धर्मपाल ने किया था। धर्मपाल की यदि हम बात करें तो बौद्ध धर्म का अनुयायी था, ठीक है। बौद्ध धर्म का अनुयायी था। कौन? धर्मपाल। धर्मपाल की बात करें तो धर्मपाल को, चूँकि बौद्ध धर्म को बहुत मानता था, इसे एक और इसके जो लेख हैं, इसने जो लेख मिले इसके, उन लेखों में इसे
परम सौगत के नाम से भी जाना जाता है। जो इसके लेख मिले किसके, धर्मपाल के, उसमें इसे परम सौगत के नाम से भी जाना जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ जानने योग्य है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो इसने एक और बिहार की स्थापना की थी जिसका नाम था सोमपुरी बिहार। याद रखिएगा, सोमपुरी बिहार। सोमपुरी बिहार की भी स्थापना किसने किया था, संस्थापक कौन था, आपका धर्मपाल था। याद रहेगा, कौन सा, सोमपुरी बिहार का भी। इसके अलावा एक हमारे इतिहासविद हैं जिनका नाम है तारानाथ। तारानाथ के अनुसार कहा जाता है कि यह लगभग 50 विद्यालयों की स्थापना कराया था। याद रहेगा कि धर्मपाल ने, तारानाथ के अनुसार धर्मपाल ने लगभग 50 विद्यालयों की स्थापना कराया था। ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ दिमाग में बैठा लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्योंकि एक और चीज़ जान लीजिए, सोमपुरी को पहाड़पुर के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम में जाना जाता है, पहाड़पुरी। पहाड़पुरी के नाम से या पहाड़पुर के नाम से भी जाना जाता है किसको, सोमपुरी को। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मुगल वंश का है। जहांगीर मुगल वंश का शासक था, आपको पता भी होगा, अकबर का लड़का था, जिसे सलीम के नाम से भी जानते हैं। सलीम अनारकली की कहानी सुनी भी होंगे। जहांगीर किस कला को संरक्षण दिया था, किस कला का संरक्षण दिया था, मतलब उसके काल में वह कला अपने चरमोत्कर्ष पर था, मतलब अपने सबसे ऊपरी, अपने पीक पॉइंट पे था। वह था चित्रकला। कहा जाता है कि बहुत बड़ा चित्रकलाविद था और यह चित्रकला में बहुत रुचि रखता था। ऐसा नहीं है कि स्थाप्य कला इसके समय में प्रचलित नहीं था। स्थाप्य कला का मतलब होता है कि जो बिल्डिंग वोल्डिंग, जो महल वहल बनवाए जाते हैं उसके संबंधित हो गया। तो जहांगीर के काल में स्थाप्य कला भी बनाया गया था, लेकिन चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर था। यदि हम बात करें तो जहांगीर के काल को स्वर्ण चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। याद रखिएगा, चित्रकला का स्वर्ण युग किसको कहा जाता है, जहांगीर के काल को कहा जाता है। यदि ऐसे ही वर्ड यूज हो गया स्थाप्य कला का किसे कहा जाता है, तो स्थाप्य कला का शाहजहां को कहा जाता है। याद रहेगा, किसको कहा जाता है, शाहजहां को कहा जाता है। स्थाप्य कला का यदि स्वर्णयुग कहा जाए तो स्थाप्य कला का स्वर्णयुग किसे कहा जाता है, शाहजहां को कहा जाता है। अब चित्रकला का बात करें तो चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर था किसके युग में, जहांगीर के शासनकाल में। यदि हम बात करें, इसका एक चित्रकार था जिसका नाम था अकारीजा। मैं नाम बता दे रहा हूं, यहां लिख दे रहा हूं, अकारीजा। अकारीजा एक बहुत प्रसिद्ध चित्रकार थे, किसके शासनकाल में, जहांगीर के शासनकाल में। उनकी सहायता से, उनकी सहायता लेकर के हमारे जहांगीर ने आगरा में, कहाँ पर, आगरा में एक चित्रशाला का निर्माण कराया था। याद रहेगा कि अपने चित्रकार अकारीजा के सहयोग से इसने आगरा में एक चित्रशाला का निर्माण कराया था। किसने कराया था भैया, जहांगीर ने कराया था। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, कृष्णदेव राय, जानते होंगे विजयनगर का शासक था। कृष्णदेव राय ने किस नगर की स्थापना की थी, तो याद रखिएगा, कृष्णदेव राय ने विजयनगर के पास, जिसका राजा था किसका, ये विजयनगर के पास एक नगर की स्थापना की जिसका नाम था नागलापुर। क्या था, नागलापुर की स्थापना किसने कराया था, कृष्णदेव राय ने कराया था। कहाँ पर, ये विजयनगर के पास है नागलापुर, वहाँ इसकी स्थापना इसने कराया था। कहा जाता है कि जो कृष्णदेव राय थे प्रसिद्ध सेना नायक के अलावा संस्कृति, कला और साहित्य प्रेमी भी था। याद रखिएगा कि जो कृष्णदेव राय था यह एक प्रसिद्ध बहुत ताकतवर सेना नायक था, लेकिन उस सेना नायक के साथ ही ना एक कला, संस्कृति और साहित्य प्रेमी था। तो यदि साहित्य प्रेमी है तो इसकी साहित्य की कुछ रचनाएं भी हुई होंगी। तो इसने तमिल भाषा में, याद रखिएगा, तमिल भाषा में एक रचना की थी। रचना का नाम मैं लिख दे रहा हूं, अमुक्ता मालदेय एक इसकी रचना है और ये किस भाषा में है, तमिल भाषा में। याद रखिएगा किस भाषा में है, तमिल भाषा में। किसकी रचना है, कृष्णदेव राय की है। ये याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, विलय नीति को यदि हम बात करें इंग्लिश में कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। विलय नीति का शिकार प्रथम स्थान, सबसे पहले जानते हैं कि विलय नीति लाया कौन था। तो एक गवर्नर जनरल था जिसका नाम था आपका लॉर्ड डलहौजी। क्या नाम था, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी जो एक गवर्नर जनरल था, अंग्रेजी गवर्नर जनरल था, ब्रिटिश गवर्नर जनरल की बात कर लें, लॉर्ड डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स शुरू किया था। चूंकि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स शुरू करने का मतलब क्या था, इसके तहत एक जिसे हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं राज्य हड़प नीति। इसको हम लोग राज्य हड़प नीति के नाम से भी जानते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स शुरू करने का रीजन बस इतना था लॉर्ड डलहौजी का कि ज़्यादा से ज़्यादा
भारतीय देशी रियासतों को अंग्रेजी शासन में मिलाया जा सके। और वह शुरू करने का ये भी उसने दिमाग लगाया कि ऐसे लोगों को पहले ऐसे जहाँ का राजा है उसको मिलाना थोड़ा सा टफ होगा, उससे युद्ध करना पड़ेगा, उससे थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। तो कोशिश वहाँ किया जहाँ पर कोई उस राज्य का उत्तराधिकारी नहीं था। मीन्स कि यदि राजा है उसका कोई लड़का नहीं है, ध्यान सुनिएगा, उत्तराधिकारी मतलब लड़का होना चाहिए, लड़की नहीं। यदि लड़का नहीं है कोई उसका उत्तराधिकारी तो वह राज्य अंग्रेजी राज्य में मिला लिया जाएगा, अर्थात ब्रिटिश राज्य में मिला लिया जाएगा। और इसके तहत सबसे पहला सन 1948 ईस्वी में 17 को, सॉरी 1948 हो गया, ये 1848 ईस्वी में, याद रखिएगा कब, 1848 ईस्वी में सबसे पहले 17 राज्य को मिला लिया गया। किसको मिला लिया गया? 17 राज्य को मिला लिया गया ब्रिटिश साम्राज्य में। याद रखिएगा सबसे पहला मिलने वाला कौन था? 17 था। दूसरा की यदि हम बात करें तो 1849 ईस्वी, मैं सब यहाँ लिख भी दे रहा हूँ, 1849 ईस्वी में, 1849 ईस्वी में जिसको मिलाया गया वो था संभलपुर और जैतपुर। याद रहेगा कि संभलपुर और जैतपुर को 1849 में, उसके अलावा 1850 में, याद रखिएगा कब? 1850 में, मैं लिख दे रहा हूँ, यहीं पे लिख दे रहा हूँ, 1850 में मिलाया गया था बघाट को। किसको मिलाया गया था? बघाट को। यदि 1853 की बात करें तो 1853 में झांसी को मिलाया गया था। और 1854 में किसे मिलाया गया था? 1854 में मिलाया गया था नागपुर को। याद रहेगा कि आपका ये चीज़ याद रखिएगा, 1848 में 17 को मिलाया गया था, दूसरा था 1849 में संभलपुर और जैतपुर, फिर तीसरा था 1850 में बघाट, 1853 में झांसी और 1854 में नागपुर। इन सारे स्थानों को ब्रिटिश हुकूमत के अंतर्गत मिला लिया गया था। किस नीति के तहत? राज्य हड़प नीति या विलय नीति या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत। याद रहेगा। और किसके समय में शुरू किया गया था? लॉर्ड डलहौजी के समय में। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया है। खान अब्दुल गफ्फार खां, यदि इनकी बात करें तो इन्हें हम लोग सीमांत गांधी के नाम से भी जानते हैं। सीमांत गांधी, ये याद रखिएगा। सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खां को। ये एक पठान थे, ठीक है, क्या थे? एक पठान थे। और चूंकि ये इनका अंग्रेजों से पटता नहीं था तो इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ एक आंदोलन शुरू कर दिया। इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ क्या शुरू किया? एक आंदोलन। अंग्रेजों के खिलाफ जो आंदोलन इन्होंने शुरू किया उस आंदोलन का नाम था खुदाई खिदमतगार। क्या नाम था? खुदाई खिदमतगार। क्या नाम था उसका? खुदाई खिदमतगार, जिसका अर्थ होता है खुदा के बंदे। याद रखिए इसका अर्थ क्या होता है खुदाई खिदमतगार का? खुदा के बंदे। और चूंकि ये लाल कपड़ा पहनते थे, लाल कुर्ता पहनते थे, ठीक है, क्या पहनते थे? लाल कुर्ता। इसलिए इसे लाल कुर्ता या रेड शर्ट आंदोलन भी कहा जाता है। लाल कुर्ता आंदोलन भी इसे कहा जाता था। जो खुदाई खिदमतकार के जो लोग उसमें शामिल थे वो लाल कुर्ता पहनते थे, इसीलिए उसे लाल कुर्ता या आपका रेड शर्ट आंदोलन भी कहा जाता है। याद रखिएगा। और खान अब्दुल गफ्फार खां को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है, ये चीज़ दिमाग में बैठा लीजिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और इन्होंने किसके खिलाफ आंदोलन शुरू किया था? अंग्रेजों के खिलाफ, जिसका नाम था खुदाई खिदमतगार। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, शुरुआत करते हैं। उसको ध्यान से समझिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी बता रहा हूँ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है, भारत की नवीनतम चट्टान प्रणाली कौन सी है? यदि हम बात करें तो भारत को हम लोग अलग अलग भागों में बांटते हैं। जैसे हम लोगों ने उसकी भौगोलिक संरचना देखी, उसमें एक आता है भूगर्भिक संरचना, अर्थात जो भारत का जो लैंड वाला हिस्सा है, जो चट्टानीय भाग है, उसका निर्माण किस क्रम में हुआ है। तो उसमें पूछा है कि सबसे नवीनतम कौन सा है, तो सबसे नवीनतम क्वाटरनरी है। कौन सा है? क्वाटरनरी है। और उसके ये सबसे नवीनतम कौन सी है? क्वाटरनरी। लेकिन यदि पूछें कि इसका क्रम क्या है, तो सबसे पहले कौन सी चट्टान बनी, सबसे प्राचीनतम कौन है, नवीनतम तो पहुँचते पहुँचते कौन सा क्रम है, तो क्रम जान लेते हैं। सबसे पहला जो आता है, सबसे प्राचीन है, वह है आर्कियन चट्टानी। आर्कियन चट्टानी के बाद आता है धारवाड़ चट्टानी। धारवाड़ चट्टानों के बाद आता है कुड़प्पा चट्टानी। कुड़प्पा के बाद आता है विंध्य चट्टानी। विंध्य के बाद आता है गोंडवाना। गोंडवाना के बाद आता है गोंडवाना के बाद आता है दक्कन ट्रैप। दक्कन ट्रैप के बाद आता है टर्शियरी, और टर्शियरी के बाद आता है आपका क्वाटरनरी। मतलब कि यदि हम बात करें कि जो क्रम है हमारे यहाँ चट्टानी विकास का, तो उसमें सबसे प्राचीनतम कौन सा आता है? आर्कियन चट्टानी।
आर्कियन चट्टानी के बाद आता है कौन सा, धारवाड़ चट्टानी। धारवाड़ के बाद आता है कुड़प्पा चट्टानी। कुड़प्पा के बाद विंध्य चट्टानी, गोंडवाना चट्टानी, फिर दक्कन ट्रैप, टर्शियरी, और फिर आता है क्वार्टनरी। सबसे नवीनतम कौन सा हो गया, क्वार्टनरी, और सबसे प्राचीनतम कौन सा हो गया, आर्कियन। इनमें से दो चीज़ जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि बात करें सर्वाधिक किन चट्टानों में कोयला का उत्पादन होता है, तो है गोंडवाना। गोंडवाना चट्टानों में सर्वाधिक कोयले का उत्पादन होता है। और आपको मैंने बताया गोंडवाना क्रम की चट्टानों में कौन सा कोयला सबसे ज़्यादा पाया जाता है, बिटुमिनस। ऑलरेडी पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस कर लिया। इसके अलावा एक चीज़ और जान लीजिएगा कि सर्वाधिक, यदि हम बात करें सर्वाधिक खनिज मिनरल्स, सर्वाधिक में स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स कहा जाता है, सर्वाधिक आपका पाया गया धारवाड़ में। और धारवाड़ में भी किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा, छोटा नागपुर पठार के क्षेत्र में। याद रखिएगा धारवाड़ क्रम में सर्वाधिक मिनरल्स पाए गए, सर्वाधिक खनिज तत्व पाए गए हैं, इसीलिए सब मिनरल्स हाउस ऑफ बोला जाता है। ठीक है, मिनरल स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है, छोटा नागपुर पठार को कहा जाता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। प्रायद्वीपीय भारत की यदि हम बात करें तो जो भारत का मैप आप बनाते हो, यदि हम भारत के मैप की बात करें तो जो भारत का मैप हमारा बनता है, तो ये हिस्सा जो बांटा गया है, ये जो विंध्याचल पर्वत ने दो भागों में इसको बांट दिया है। ऊपर का हिस्सा जो आता है वह उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र आता है, और नीचे का जो आता है वो प्रायद्वीपीय क्षेत्र आता है। जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, इस प्रायद्वीपीय क्षेत्र में सर्वाधिक ऊंची चोटी यदि बात करें, सबसे ऊंची चोटी तो अनाईमुडी है। अनाईमुडी किस पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है, तो याद रखिएगा अन्नामलाई का है। किसका है, अन्नामलाई का है। अन्नामलाई की ये सर्वाधिक ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई है आपकी 2695 मीटर। याद रखिएगा अनाईमुडी सर्वाधिक ऊंची चोटी है प्रायद्वीपीय भारत की, जो अन्नामलाई पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है, जो 2695 मीटर है। ठीक है, इसके अलावा कभी कोई क्वेश्चन पूछता है कि दूसरा सबसे ऊंचा चोटी प्रायद्वीपीय भारत की कौन सी है, तो वह है आपका है दोदा बेटा। क्या है, दोदा बेटा। यदि हम दोदा बेटा की बात करें तो दोदा बेटा तमिलनाडु में स्थित नीलगिरी पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है, जिसकी ऊंचाई है 2670 मीटर। क्या है, किसकी ऊंचाई कितनी है, 2670 मीटर है। इसके अलावा यदि क्वेश्चन पूछ दिया कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, भारत की सबसे दक्षिणतम ऊंची चोटी कौन सी है, तो याद रखिएगा दोदा बेटा है। कौन सी है, दोदा बेटा है, 2670 मीटर, जो आपका नीलगिरी पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पश्चिमी तटीय मैदान को किन नामों से जाना जाता है, इसको हम थोड़ा सा अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं मैप पर। यदि हम बात करें तो ये दो भागों में प्रायद्वीपीय भारत को बांटा गया है, तो इसको दो भागों में, जो कन्याकुमारी है सबसे नीचे का हिस्सा, इस कन्याकुमारी द्वारा इसे पश्चिमी घाट और इसे पूर्वी घाट में बांट दिया जाता है। इसे पूर्वी घाट और ये पश्चिमी घाट में बांट दिया जाता है। तो पश्चिमी घाट को अलग अलग 3 हिस्सों में बांटा गया है। यदि हम बात करें महाराष्ट्र से लेकर गोवा तक के हिस्से को हम लोग बोलते हैं क्या, कोंकण तट। क्या बोलते हैं, कोंकण तट। याद रहेगा क्या बोलते हैं इसे, कोंकण तट। गोवा से लेकर कर्नाटका अर्थात न्यू मंगलौर तक के हिस्से को हम लोग बोलते हैं कन्नड़ तट या कनारा तट। क्या बोलते हैं, कन्नड़ तट या कनारा तट। न्यू मंगलौर से लेकर कन्याकुमारी तक के तट को बोलते हैं मालाबार तट। मालाबार तट थोड़ा फेमस है क्योंकि सर्वाधिक मसालों का उत्पादन आपके मालाबार तट में ही होता है। याद रहेगा। एक दो क्वेश्चन और बता दूं कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को मिलाने वाली पर्वत श्रृंखला जो है उसका नाम है नीलगिरी पर्वत श्रृंखला। नीलगिरी पर्वत श्रृंखला पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को मिलाती है। मैंने पश्चिमी घाट को बता दिया कि महाराष्ट्र से गोवा तक के क्षेत्र को कोंकण तट, गोवा से न्यू मंगलौर कर्नाटका तक के क्षेत्र को कन्नड़ तट या कनारा तट, या और न्यू मंगलौर से लेकर कन्याकुमारी तक के मालाबार तट कहते हैं। ऐसे ही पूर्वी क्षेत्र की यदि हम बात करें तो हम पूर्वी यहाँ पर बना ले रहे हैं। यदि हम पूर्वी की बात करें तो पूर्वी क्षेत्र को भी अलग अलग हिस्सों में बांटा गया है। मेनली तो 2 है, लेकिन कुछ जगहों पे इसको 3 विभागों में बांटा गया है। यदि हम बात करें तो इस तमिलनाडु और आंध्रा तक के तट को, कन्याकुमारी से आंध्रा तक के तट को, इसको हम बोलते हैं कोरोमंडल तट। क्या बोलते हैं, कोरोमंडल तट। यदि हम बात करें तो 25 किलोमीटर का एक तट भी यहाँ माना जाता है आंध्रा में, जिसे आंध्रा तट के नाम से भी जाना जाता है। इसकी केवल 25 किलोमीटर ही माना जाता है। ठीक है, इसके अलावा हम ऊपर चले जाएं तो हम उड़ीसा तक के क्षेत्र को चले जाते हैं। इस उड़ीसा तक के क्षेत्र को जाते हैं तो यहाँ एक तट मिलता है जिसको बोलते हैं कलिंग तट। क्या बोलते हैं, कलिंग तट या उत्तरी सरकार तट। ठीक है, याद रहेगा, कलिंग तट या उत्तरी सरकार तट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया। मतलब पूर्वी की बात करें तो पूर्वी को कन्याकुमारी से आंध्रा तक के तट को कोरोमंडल तट, आंध्रा में 25 किलोमीटर तट को आंध्रा तट,
और वहाँ से लेकर के आपके कहाँ तक, उड़ीसा तक के क्षेत्र को कलिंग तट या उत्तरी सरकार तट के नाम से जाना जाता है। चलिए बात करते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं, ये भी ज्योग्राफी क्वेश्चन है। नेलांग घाटी किस राज्य में है? यदि नेलांग घाटी की बात करें तो नेलांग घाटी उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में है, क्योंकि वहाँ पर एक पार्क है जिसका नाम है गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क। क्या नाम है? गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क। गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क का हिस्सा है नेलांग घाटी, याद रखिएगा। गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क का हिस्सा है आपका नेलांग घाटी, और कहा जाता है इसको पर्यटकों के लिए 2015 में ओपन कर दिया गया। 2015 में टूरिस्टों के लिए भी इसे ओपन कर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आता है, बहुत बार आया हुआ है। संविधान का आधारभूत ढांचा क्या है? सिद्धांत कहाँ से लिया गया है, कब इसको शामिल किया गया? तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। संविधान का आधारभूत ढांचा, ये जानने से पहले हम एक चीज़ जान लें कि एक चीज़ बता दूं कि भारत में भारतीय संविधान का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय को अर्थात सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है। भारतीय संविधान का प्रथम व्यक्ति भारतीय संविधान द्वारा प्रथम व्यक्ति राष्ट्रपति को कहा गया है, लेकिन सबसे बड़ा अहम रोल निभाता है संसद, केंद्र सरकार। तो हमारे यहाँ कंडीशंस ये है, भारत की एक बहुत दयनीय स्थिति ऐसी है, यदि भारत में केंद्र सरकार यदि मजबूत स्थिति में है तो उसके अंडर में राष्ट्रपति भी कार्य करता है और सुप्रीम कोर्ट भी करता है। लेकिन यदि कंडीशन ये है कि वह जो हमारा बहुत मजबूत स्थिति में नहीं है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, तो सुप्रीम कोर्ट भी हावी रहता है और राष्ट्रपति भी हावी रहता है। ऐसी कंडीशन में जब हमारा 1951 में पहली बार लोकसभा का गठन हुआ तो बहुत सी खामियां थी हमारे संविधान में, तो उसके लिए पहला संविधान संशोधन 1951 में कर दिया गया और उसके बाद बहुत सी चीज़ें जोड़ी गई। तो बार बार जब चीज़ें जोड़ी जा रही थी तो लोगों को जब प्रॉब्लम हुई लोगों को, तो लोगों ने उस पर वाद करना शुरू कर दिया। ढेर सारे वाद आने शुरू हो गए। मिर्नवा मिलवाद सुना होगा, गोलकनाथ वाद सुना होगा, आपके चंपक राम सुना होगा, ये सारे ढेर सारे विवाद आप लोगों ने सुना होगा। तो ऐसे कंडीशंस में सुप्रीम कोर्ट को बार बार निर्णय अपने चेंज करने पड़ते थे, कभी निर्णय सरकार के खिलाफ, कभी सरकार के खिलाफ, या कभी सरकार के समर्थन में। ऐसे कंडीशंस में सरकार ने भी कई नीतियाँ ऐसी बना दी कि सुप्रीम कोर्ट के हाथ कहता है कि काटने की कंडीशन हो गई कि सुप्रीम कोर्ट कुछ करे ना पाए। ऐसे कंडीशन में एक चूँकि लैंड रिफॉर्म को लेकर के एक बिल आया, जिस लैंड रिफॉर्म के जो बिल था, संशोधन हुए थे संविधान संशोधन 24, 25 और 29, 24, 25, 26 और 29। इस संविधान संशोधन के तहत केरल में एक मठाधीश थे जिनका नाम था केशवानंद भारती, एक आचार्य थे, वो शंकराचार्य थे। वहाँ जो शंकराचार्य थे उनका जो लैंड रिफॉर्म के तहत केरल को भी शामिल कर लिया गया। आर्टिकल संविधान संशोधन 29 के अंतर्गत उसे शामिल कर लिया गया था। केरल को भी लैंड रिफॉर्म में शामिल कर लिया गया था। तो लैंड रिफॉर्म हुआ तो कंडीशन ये थी कि उसमें यदि किसी के पास लैंड है, उस लैंड में 30 एकड़ को छोड़ करके बाकी हिस्से पे अधिपत्य हो जाएगा किसका? गवर्नमेंट का, सरकार का। तो ऐसे कंडीशन में शंकराचार्य जी ने केस कर दिया। किसके खिलाफ? भारत सरकार की। जो आपका केस हुआ था वो 1973 में। 1973 में केशवानंद भारती बनाम भारत संघ के खिलाफ एक वाद हुआ। इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय ने दिया ये आर्टिकल 29 के जो संविधान संशोधन 29 था उसको सही ठहराया सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन उस समय सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया कि आप जो भी करना चाहें कर सकते हैं, संशोधन जो करना चाहे कर सकते हैं, लेकिन आप भारतीय संविधान, पहली बार ये वर्ड यूज हुआ कि भारतीय संविधान का जो मूल ढांचा है, मूल ढांचा को आप संशोधित नहीं कर सकते। तो भारत संघ का एक क्वेश्चन था, एक बात बताइए यदि कि इस जो संघ है ये जो आप कह रहे हो कि इसमें एक वर्ड आप जोड़ रहे हो कि ढांचा है, संविधान का ढांचा, वो ढांचा क्या है, मूल ढांचा क्या है? तो उन्होंने कहा कि मूल ढांचा समय समय पर आपको बता दिया जाएगा। और तब पहली बार केशवानंद भारती बनाम भारत संघ 1973 के वाद में संविधान का आधारभूत ढांचा का सिद्धांत आया था।
और ये कहा गया कि संविधान के किसी भी भाग में आप कहीं भी संशोधन कर सकते हो, लेकिन आप भारतीय संविधान के मूल ढांचा में कोई संशोधन नहीं कर सकते। याद रखिएगा, उस समय सरकार के स्वर्ण भारती की तरफ से जो व्यक्ति लड़ रहे थे कि जिनका नाम था नानी पालकीवाला, बहुत फेमस हैं। जान लीजिए कि उस समय के जितने भी केस हुए भारत सरकार के खिलाफ लड़ने का काम नानी पालकीवाला ने किया था। तो याद रखिएगा, ये बहुत फेमस है। पूरे भारतीय संविधान को अलग रुख देने का काम 1973 के केशवानंद भारती बनाम भारत संघ के बाद में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आपका किस अनुच्छेद में भारत की विदेश नीति का उल्लेख किया गया है। तो हमारे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अंतिम अनुच्छेद, इसका नाम है अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 के तहत विदेश नीति की बात की गई है, जिसमें अलग अलग 4 खंड हैं। कितने खंड हैं? 4 खंड हैं, 51A, 51B, 51C और 51D। इसमें 4 अलग अलग खंड हैं और अलग अलग खंडों में ढेर सारी चीज़ों का उल्लेख किया गया है 51 के अंतर्गत। ठीक है, तो ये आज का था। आज बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैंने डिस्कस किया। यदि आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा, और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कोई वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अभी के लिए इतना ही।